हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी एंड संस्कृत कोऑर्डिनेटर। और आज के इस लेक्चर में हम लोगों पढ़ेंगे अरुण कमल साहब की दूसरी पोयम, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। इससे पहले लेक्चर में अरुण कमल साहब के जीवन परिचय और उनकी पहली पोयम जो थी नए इलाके में, उसका भावार्थ, उसका सरलार्थ हम लोगों ने पढ़ा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं खुशबू रचते हैं हाथ, जो अरुण कमल साहब की दूसरी रचना है। खुशबू रचते हैं हाथ ऐसे व्यक्तियों, ऐसे मनुष्यों के जीवन के बखान का यहाँ उन्होंने दिखाने की चेष्टा की है, जो लोग बहुत विपत्तियों में, संघर्ष भरी परिस्थितियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अभावों में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, और समाज के उच्च श्रेणी के व्यक्ति इन लोगों के प्रति किस प्रकार का अपमान सूचक शब्द, किस प्रकार से इनको उपेक्षित करना ये लगातार जारी रखते हैं। तो उसके बावजूद भी इन मनुष्यों के हाथ या ये व्यक्ति अपने हाथों से स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं, या सौंदर्य निर्माण का काम वो लगातार करते रहते हैं। तो उन्हीं व्यक्तियों के बारे में ये पूरी की पूरी जो कविता है ये कही गई है। इसका जो पहला स्टेंजा है, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उन व्यक्तियों की परिस्थिति के बारे में कहा कि वो समाज के ऐसे व्यक्ति जो अभावों में अपनी विकट परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो ऐसी गलियों के बीच व्यतीत करते हैं, ऐसे गंदे नालों के बीच, नालों के पार वो इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करते हैं जहां पर हम कूड़ा करकट डाल देते हैं, जहां हम कचरा डाल देते हैं, वहां पर टेंट लगाकर, तंबू लगाकर अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों के संग वो उन ढेरों के बीच में अपने जिंदगी को बसर कर रहे हैं, और खुद बदबू में रहते हुए, एक टोले के अंदर साथ रहते हुए, अपने परिवार के संग, फिर भी समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए छोटी छोटी ऐसी चीजों का निर्माण कर देते हैं जो समाज को सौंदर्य निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हुए दिखाई देते हैं। वे हाथ हमेशा समाज के लिए खुशबू रचने का काम करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे स्टेंजा के अंदर उन्होंने कहा, उभरी नसों वाले हाथ। यहां अभावों में जिंदगी बिताने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं का उल्लेख किया है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अलग अलग उम्र के हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के कामों में एक दूसरे का सहयोग दे करके समाज को स्वस्थ निर्माण में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। उभरी नसों वाले हाथ, जिन व्यक्तियों की हाथों की नसें उभरी हुई हो, ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए उन्होंने इस प्रकार की लाइन का प्रयोग किया। घिसे नाखूने वाले हाथ, कि जिन व्यक्तियों का काम करने के कारण उनके नाखून तक घिस चुके हैं, ऐसे मजदूर वर्ग के लिए कहा। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ,
जिस प्रकार से पीपल का पेड़ और उसके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बालकों के लिए इन्होंने कहा कि वे बच्चे भी अपने परिवार के साथ साथ इस कामों के अंदर वो लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, कि जो मुलायम मुलायम कोमल कोमल जूही की डाल जो है उसके समान जो छोटी बच्चियां हैं, छोटी बालिकाएं हैं, उन छोटी बच्चियों के लिए यहां इन शब्द का प्रयोग किया है। तो चाहे बूढ़े हों, चाहे मजदूर हों, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे छोटी बच्चियां हों, वे सभी अपने परिवार के संग, अपने टोले में, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहनों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए, साथ में भागीदारी निभाने के लिए इस प्रकार का काम लगातार करते चले जा रहे हैं। उनको अपनी जिंदगी में किसी प्रकार का गम नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस प्रकार का काम करने के बाद शायद उनके परिवार का निर्वाह हो सके और समाज में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार का सौंदर्य निर्माण वो कर सके। अगला, गंदे कटे फिटे हाथ, कि जिन व्यक्तियों के लगातार काम करने के कारण हाथ कट चुके हों, फट चुके हों, ऐसे किसान वर्ग के व्यक्तियों के लिए कहा। जो शोषण का शिकार हैं, ऐसे मजलूमों के लिए कहा। जख्म से फटे हुए हाथ, घायल व्यक्तियों के लिए, कि वो पूरा तरह से घायल है लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उसको अपने परिवार का निर्वाह करना है, तो उन घायल व्यक्तियों के लिए कहा। लेकिन ये सभी व्यक्ति अपने सारी मजबूरी को भूलकर, अपने सारे दुखों को भूलकर, कष्टों को भूलकर केवल समाज के निर्माण में सौंदर्य सृष्टि का काम करते हुए दिखाई देते हैं। वे सभी अपने हाथों से खुशबूदार चीजें बनाते रहते हैं ताकि समाज में सौंदर्य का निर्माण हो सके। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। मुल्क मतलब अपने देश की। जिस गली को हमने गंदा कहा, कूड़ा करकट कहा, कचरा पात्र कहा, गंदे नदी नाले कहा, उन्हीं गलियों के बीच में इस देश की, इस राष्ट्र की मशहूर अगरबत्तियों का निर्माण इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जिन व्यक्तियों को हमने उपेक्षित और अपमानित किया हो। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, जिन मोहल्लों को हमने गंदा कहा, जिन मोहल्लों में रहने वाले उन गंदे व्यक्तियों के लिए हमने गंदा शब्द प्रयोग किया, वही व्यक्ति केवड़ा, गुलाब, खस, रातरानी, ये सभी पुष्पों के नाम हैं। और उन पुष्पों के रसों के लिए ये कहा कि उन पुष्पों के रसों से वो इस प्रकार से कई अलग अलग प्रकार की अगरबत्तियां बनाते रहते हैं। दुनिया की सारी गंदगी के बीच, जहां दुनिया के ढेरों कूड़ा करकट जहां डाल देते हैं, उन्हीं गंदगियों के बीच रहते हुए वो दुनिया के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए सौंदर्य निर्माण का काम करते रहते हैं ताकि समाज में एक स्वस्थ निर्माण हो सके, समाज स्वस्थ रह सके। खुद रसते हैं हाथ, खुशबू रसते हैं हाथ। तो कहने का मतलब, इन अभावों में जिंदगी व्यतीत करने वाले, उन अभावों में अपने जीवन को बसर करने वाले उन व्यक्तियों के ऊपर उन्होंने कोशिश की है कि उनकी विशेषताओं को यहाँ इस कविता के माध्यम से उकेरा जाए, और बाकी जो व्यक्ति इस प्रकार का काम देखते रहते हैं उन व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है, तीखा प्रहार किया है कि उनको इस कामों के लिए कहीं ना कहीं समाज के इन व्यक्तियों को भी दर्जा मिल सके, उनके लिए भी काम करते रहना चाहिए। और आखिर में प्रश्नवाचक किया है कि ये व्यक्ति कब तक उपेक्षित रहेंगे। ये हमारे पाठ प्रवेश में भी लिखा हुआ था कि व्यक्ति कब तक उपेक्षित रहेंगे, आखिर क्यों, ये क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगा करके समाज के व्यक्तियों से पूछने की कोशिश की है। तो हमें
कोशिश करना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को हम अपमानित ना करें, बल्कि समाज में उनको एक अच्छा दर्जा देने की कोशिश करें। इसके बाद इस दोनों कविताओं के कुछ प्रश्न हैं। नए इलाके में से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नए बस्ती इलाके में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है? कि जब नए नए इलाके बस रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी यादें, जो हमारी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों के भरोसे हम अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते। कई निशान मिटा दिए गए हैं, पुराने निशानों को मिटा दिया गया है, पुराने उदाहरण मिटा दिए गए हैं, और इसी वजह से शायद कभी अपना रास्ता भूल जाता है। कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? कि कविता के अंदर ऐसे कौन कौन से निशान? तो यहाँ पर पीपल के पेड़ का उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद एक ढहा हुआ घर, टूटा फूटा हुआ घर, उसका इन्होंने जिक्र किया। ठीक है। इसके बाद में खाली जमीन के टुकड़े का उन्होंने जिक्र किया। लोहे के फाटक का उन्होंने जिक्र किया। एक मंजिला घर का उन्होंने जिक्र किया। ये सब पुराने निशान थे, जिन निशानों के बल पर शायद वो अपने घर पर पहुंच जाता था, लेकिन नए बस्ती इलाके में शायद ये सब चीज़ें मिटा दी गई है, इनकी जगह नया कंस्ट्रक्शन हो चुका है, इसलिए कवि शायद अपने दोनों रास्ते भूल जाता है। तो दोनों प्रश्न जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी एक घर पीछे दो घर आगे क्यों चल देता है? क्योंकि परिस्थितियां चेंज हो चुकी है, वहां का वातावरण परिवर्तित हो चुका है, और कभी इस प्रकार से असमंजस की स्थिति में है, क्या ये मेरा घर है या इसके आगे वाला घर मेरा है? इसलिए कभी वो आगे पीछे होकर के ठकमकाता हुआ आगे चल देता है। वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। यहाँ पर उन्होंने दो अलग अलग एग्जाम्पल दिए। ऐसा लगता है कि लेखक वसंत ऋतु में गया हो और पतझड़ में लौटा हो। या बैसाख का महीना मतलब चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, तो कहने का मतलब बैसाख के महीने में यहां से गया हो, इसको वैशाख का महीना, हिंदी का महीना कहा जाता है। और भाद्रपद मतलब जब गर्मी से बारिश शुरू हो गई तब लौटा हो। तो कहने का मतलब इतने कम समय के अंदर ही इतना जो परिवर्तन संसार में या उस शहर में दिखाई दे रहा है, उस परिवर्तन के लिए उन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा क्यों किया है? क्योंकि भाद्रपद का महीना चल रहा है और बारिश कभी भी हो सकती है, इसीलिए इन्होंने कहा कि मेरे पास अब समय बहुत कम है, अब मैं इस प्रकार से अलग अलग दरवाजे पर नहीं जा सकता, अब तो कोई ऊपर से पहचाना मुझे देख ले और मुझे अंदर पुकार करके बुला ले, इसलिए उन्होंने समय की कमी की ओर इशारा किया है। इसके बाद देखते हैं अगली जो हमारी पोएम थी उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। एक प्रश्न इसमें और है, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या लगातार बढ़ते रहने के कारण जो यहाँ पर औद्योगिकीकरण लगातार होता चला जा रहा है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें लोगों को ये सारी सुविधाएं देनी है, और यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। व्याख्या भी आपको सब बताई थी। ये यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, कोई भी दो लाइन दे दिया, उस दो लाइन को आपको इलेबोरेट करना है, तो पूरी कविता का भावार्थ, सरलार्थ हमें अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद अगली जो हमारी कविता थी जो हमने पढ़ी, खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? कि भयावह परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभावों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गंदे नालों के बीच, नदी नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बीच में वो अपनी जिंदगी को व्यतीत करते चले जा रहे हैं। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा की गई है? जूही की डाल के समान छोटी छोटी बच्चियों के लिए कहा, पीपल के पत्तों के समान छोटे छोटे बालकों के लिए कहा, उभरी नसों वाले हाथ बूढ़े व्यक्तियों के लिए कहा, मजदूर या मजलूम गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, इस प्रकार से तमाम व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। कवि ने ये क्यों कहा कि खुशबू रचते हैं हाथ?
कि इतनी सब कुछ होने के बावजूद, इतनी विडंबना होने के बावजूद भी समाज के लिए वो सौंदर्य निर्माण का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज को एक उन्नत बनाना है, और ताकि उन्नत बनाने के साथ साथ उनके परिवार का भी निर्वाह किया जा सके। जहां अगरबत्तियां बनती वहां का माहौल कैसा होता है? वहां का माहौल बिल्कुल भयावह है। ऐसे कूड़े करकट, ऐसे नदी नाले, ऐसी गंदगी, जहां हमने गंदगी फैला रखी है, उन्हीं गंदगियों के बीच वहां पर खुशबू रचने का काम उन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमने अभी लास्ट में पढ़ा भी था कि खुशबू रचने वाली इस कविता का जो मूल उद्देश्य है कि जो व्यक्ति इस प्रकार की भयावह स्थिति में रह रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी समाज में एक अच्छा दर्जा मिले, जीवन जीने की समुचित सुविधाएं मिले, ताकि वो अपने परिवार का अच्छे से निर्वाह कर सकें। उनको इस प्रकार से इतनी भयावह परिस्थिति में जीवन जीने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इस दोनों पोएम के अंदर हम लोगों ने कोशिश की कि दोनों कविताओं का भावार्थ बहुत अच्छे से हो, और इनके कुछ प्रश्नोत्तर भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।